तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें ले चलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के एक बहुत बहुत ही शुरुआती दौर में जी। मेहरगढ़। चलिए जरा इन स्रोतों में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये प्राचीन बस्ती हमें क्या सिखा सकती है। बिल्कुल। मेहरगढ़ ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, बोलन दर्रे के पास। अच्छा, बोलन दर्रा। हाँ, पहाड़ों के बीच का वो अहम रास्ता है ना, जो सदियों से व्यापार और आने जाने के लिए बहुत जरूरी रहा है। तो यहाँ पर मतलब आज से लगभग 9000 साल पहले, 9000 साल, हाँ, 7वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व के आसपास लोगों के टिक कर रहने मतलब स्थायी बस्तियों के निशान मिलने लगते हैं। ये वो जगह भी है जहाँ सिंधु नदी का मैदान और पठार मिलते हैं। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से समझें कि भाई इतने पहले लोग जी कैसे रहे थे, उनका खान पान, रहन सहन, अर्थव्यवस्था, बाहर की दुनिया से रिश्ते, ये सब कैसा था। जी, तो शुरुआत उनके जीवन यापन से ही करते हैं। क्या वो शिकारी थे या खाना जमा करते थे या कुछ और? यहीं पर मेहरगढ़ की मतलब सबसे बड़ी खासियत सामने आती है। अच्छा। ये भारतीय उपमहाद्वीप में खेती करने वाले समुदायों का शायद सबसे पुराना सबूत है। खेती इतनी पहले? हाँ, यहाँ गेहूं और जौ जो मुख्य फसलें हैं उनको उगाने का पक्का प्रमाण मिला है, और साथ में खजूर भी। गेहूं, जौ, खजूर। जी, तो ये दिखाता है कि वो सिर्फ मतलब पेट भरने के लिए कुछ जमा नहीं कर रहे थे, वो बाकायदा एक खेती का सिस्टम, एक प्रणाली विकसित कर रहे थे। और साथ ही उन्होंने भेड़, बकरियां और मवेशी पालना भी शुरू कर दिया था। अच्छा, पशुपालन भी? हाँ, तो शिकार और संग्रहण से आगे बढ़कर एक जगह टिक कर रहना और अपना खाना खुद उगाना, ये एक बहुत ही बड़ा अहम कदम था उस वक्त के लिए। तो मतलब खेती की वजह से वो एक जगह टिकने लगे। तो क्या उनके रहने के तौर तरीकों पर भी इसका कुछ असर दिखता है? मतलब क्या वो साथ मिलकर रहते थे एक समुदाय की तरह? हाँ बिल्कुल, असर साफ है। वो लोग कच्ची ईंटों के बने घरों में रहते थे। कच्ची ईंटों के? जी, और एक जगह पर कई सारे घर मिलना ये दिखाता है कि भाई एक पूरा संगठित समुदाय, एक बस्ती बस रही थी। ये जो घूमते फिरते रहने वाला जीवन था ना, उससे हटकर स्थायी बस्तियों की तरफ एक बहुत जरूरी बदलाव था ये। और इससे समाज भी थोड़ा जटिल हुआ होगा, जाहिर है। हाँ, ये तो है। और जब जिंदगी एक जगह टिक जाती है तो शायद फिर कला और दूसरी चीजें बनाने के लिए भी थोड़ा वक्त, थोड़ी गुंजाइश ज्यादा मिलती होगी। बिल्कुल सही। क्या मेहरगढ़ में इसके भी कुछ निशान है? यकीनन, स्थायी जीवन होगा तभी तो आप ज्यादा चीजें बना पाएंगे, उन्हें सहेज कर रख पाएंगे। वहां खुदाई में पत्थर की बनी हुई बहुत सुंदर मालाएं मिली हैं। मालाएं? पत्थर की? हाँ, और कई मोहरें और ठप्पे भी मिले हैं। मोहरें, उनका क्या काम होता होगा? अंदाजा यही है कि शायद व्यापार में माल की पहचान के लिए, या गारंटी देने के लिए, या हो सकता है अपनी निजी चीजों पर निशान लगाने के लिए। कुछ आज के जमाने के ब्रांड या दस्तखत की तरह समझिए। दिलचस्प है। वो तांबे और पत्थर के औजार और दूसरी चीजें बनाने में भी काफी माहिर थे। और मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, खासकर औरतों की मूर्तियां। अच्छा। और मिट्टी के बर्तनों पर जो डिजाइन बने हैं वो उनकी कला और शायद उस वक्त की धार्मिक या सांस्कृतिक सोच की झलक देते हैं। तांबा, पत्थर की मालाएं, मोहरें, ये सब तो ठीक है, शायद वहीं बनाते होंगे। लेकिन क्या उनके बाहर की दुनिया से भी कोई कांटेक्ट थे? व्यापार वगैरह होता था? हाँ, और ये बात तो बहुत ही दिलचस्प है। मेहरगढ़ में एक खास चीज मिली है, लाजवर्द मणि, लैपिस लजूली। लैपिस लजूली, ये क्या होता है? ये एक गहरे नीले रंग का कीमती पत्थर होता है, और खास बात यह है कि ये पत्थर सिर्फ मध्य एशिया के बदख्शां इलाके में मिलता है। मध्य एशिया? वो तो मेहरगढ़ से बहुत दूर है। सैकड़ों किलोमीटर दूर। तो इसका मेहरगढ़ में मिलना इस बात का पक्का सबूत है कि आज से हजारों साल पहले भी उनके व्यापार के रास्ते कितने लंबे और कितने जटिल थे। कमाल है, मध्य एशिया से पत्थर आ रहा था। ये तो उस जमाने के लिहाज से सोचें तो जबरदस्त बात है ना? तो क्या सिर्फ चीजों का व्यापार था या फिर आइडियाज, विचार भी आते जाते थे? लगता तो यही है कि सिर्फ सामान का लेना देना नहीं था। वहां जो मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां मिली है ना, उनकी बनावट, उनका स्टाइल, वो ईरान के पास की जो पुरानी बस्तियां हैं उनसे काफी मिलता जुलता है। अच्छा, ईरान से भी कनेक्शन? जी, तो ये इशारा करता है कि उनके बीच सिर्फ चीजें ही नहीं बल्कि शायद टेक्नोलॉजी, आर्ट स्टाइल और हो सकता है कुछ विचार भी इधर से उधर होते थे। मतलब मेहरगढ़ कोई अलग थलग पड़ा हुआ गांव नहीं था, वो एक बड़े कल्चरल नेटवर्क का हिस्सा था। तो मेहरगढ़ सिर्फ एक शुरुआती खेती वाला गांव नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा अहमियत रखता है। तो आगे चलकर भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में इसका क्या रोल रहा? इसका रोल बहुत गहरा है। इसे अक्सर हड़प्पा सभ्यता का, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वज या अग्रदूत माना जाता है। हड़प्पा का पूर्वज? हाँ,
बाद के टाइम में मेहरगढ़ में एक तरह से क्या कहते हैं उपनगर जैसी बसावट, थोड़ी प्लान्ड सेटलमेंट के भी सबूत मिलते हैं। ये शायद शहरों के बनने की शुरुआती कोशिशें थी। यहाँ जो खेती की तकनीकें पनपी, जो हाथ का हुनर विकसित हुआ, जो व्यापार के रास्ते बने, उन्होंने ही वो नींव तैयार की जिस पर आगे चलकर सिंधु घाटी जैसी बड़ी शहरी सभ्यता खड़ी हुई। तो इसे ऐसा कह सकते हैं कि ये सभ्यता की नर्सरी थी जहां भविष्य के बड़े शहरों के बीज बोए जा रहे थे। हाँ, ये अच्छा तरीका है इसे समझने का। या फिर एक पेचीदा बुनाई की तरह सोचिए, जहां खेती, क्राफ्ट्स, व्यापार और कल्चर, इन सब के धागे मिलकर एक मजबूत आधार बना रहे थे। मेहरगढ़ हमें यही दिखाता है कि सभ्यता का विकास कैसे धीरे धीरे कई चीजों के एक साथ आने से होता है। चलिए तो इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हाँ। मेहरगढ़ उपमहाद्वीप में खेती और पशुपालन के सबसे पुराने केंद्रों में से एक था। जी बिल्कुल। वहाँ के लोगों ने हाथ का हुनर सीखा, कच्चे घरों में एक साथ रहना सीखा, समुदाय बनाए, और कमाल की बात यह कि मध्य एशिया और ईरान जैसे दूर दराज के इलाकों से व्यापार और सांस्कृतिक रिश्ते भी बनाए। हाँ। और इसी सब ने आने वाली महान सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जमीन तैयार की। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। कि ये कितनी हैरत की बात है कि हजारों साल पहले, जब ना आज जैसे फोन थे ना तेज गाड़ियां, तब भी मेहरगढ़ जैसी बस्तियां इतनी दूर दराज के इलाकों से इतने गहरे रिश्ते कैसे बना पाई, और सिर्फ बना ही नहीं पाई, उन्हें कायम कैसे रखा। ये सोचने वाली बात है। ये उस जमाने के समाजों के आपसी जुड़ाव और उनके संगठन के बारे में हमें क्या सोचने पे मजबूर करता है।